क्रांतिकारी गतिविधियों के पिछले भाग में हमने मुख्य रूप से वीर सावरकर का अध्ययन किया था। अब उससे आगे अब हम गदर दल की तरफ चलेंगे। गदर दल से पहले हम देखते हैं बंगाल को। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में औरों जगहों की जगह महाराष्ट्र में एक ही आदमी का मुख्य रूप से नाम आता है वीर सावरकर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे व्यक्ति देखने को मिलेंगे और जो मुख्य यहाँ पर समितियां बनी वो थी अनुशीलन समिति। और अपने जो विवेकानंद थे वो भी यहीं से थे, बंगाल से। मैंने कल आपको महिलाओं के बारे में एक लाइन बताई थी, सुनी थी क्या आपने ध्यान से, कि अगर मुझे 500 व्यक्ति या पुरुष मिलते हैं तो मुझे इस देश को सुधारने में 50 साल लग जाएंगे, 50 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर मुझे 50 समर्पित महिलाएं मिल जाएं तो इस देश को मैं कुछ ही वर्षों में सुधार सकता हूं। ये राष्ट्रीय उग्रवाद के प्रवर्तक थे, यानी ये भी नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार से उदारवादी चल रहे हैं वैसा ये चले। और इन्होंने कहा था कि जो हमारा जो देश है उसके बारे में कि भाई हम, हे भगवान, मेरा देश कब आजाद होगा। इस समय की व्याख्या ये जब 1902 से पहले की बात है, इससे बाद में की तो बात है नहीं। किसने कहा? हाँ। अब हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं। अनुशीलन समिति में इसके भाई भी हैं, 2 लाइन है उसके बारे में पहले बता देता हूं। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं ज्ञानेंद्र नाथ। नाथ है ज्यादा है, नाथ या दत्त, ठीक है। यहाँ ये ज्ञानेंद्र नाथ स्थापित करते हैं। और कलकत्ता के अंदर स्थापित करते हैं, एक तो है जतीन्द्र नाथ और एक है वारिंद्रनाथ या वारिंद्रनाथ। ये अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। उसमें कहते हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में व्यायाम मेला बना था वैसे यहाँ पर भी एक व्यायाम मंडल बनता है, ठीक है। और 1902 में इसकी स्थापना करते हैं। एक है पी मित्रा यानी परमथ, ठीक है, क्या है? परमथ मित्रा, ठीक है। एक व्यक्ति है पुलिंदास और एक है सतीश चंद्र बसु। ये व्यक्ति इस मंडल की स्थापना करते हैं और इसमें फिर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। इसी के अंदर एक बारिंदर घोष और दूसरा भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंदर घोष ये है अरविंद घोष का भाई। अरविंद घोष के बारे में तो नाम सुना है आपने। ये अरविंद घोष का भाई है और ये किसका भाई है? ये भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं। कालांतर में कहते हैं ये जो इनका मंडल है, ये जो व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, आप जो भी कहें, इनके अनुसरण करने लग जाता है, यानी इनके पद चिन्हों पर यह चलना शुरू कर देता है। यानी जिस प्रकार इनके विचार थे वैसे ही विचार ये मंडल करना शुरू कर देता है, यानी इनका अनुसरण करता है, ये इनका अनुशील करता है। इसलिए इसका नाम आगे चलकर फिर क्या पड़ जाता है? अनुशीलन समिति। वही है लेकिन नाम बदल जाता है, ठीक है। ये इनका नाम पड़ जाता है और ये क्या बन जाती है? अनुशीलन समिति बन जाती है। और इसके बाद में यहां से देखो, ये आपस में ऐसे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, तो समाचार पत्रों के माध्यम से बंगाल के अंदर किस प्रकार से इन्होंने क्रांति को एक नई दिशा दी। तो 2-3 व्यक्तियों के नाम देखेंगे। एक तो इसका भाई है अरविंद घोष, इसने समाचार पत्र संपादित किया। एक उसने भी किया भूपेंद्र नाथ दत्त ने भी किया। एक है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। यानी इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी बंगाल में इन्होंने क्रांति को एक नई दिशा दी। इन लोगों को इस
से जोड़ा अनुशीलन समिति से कि अनुशीलन समिति की यानी 2 से 3 साल में ही 500 से अधिक शाखाएं कलकत्ता के अंदर हो गई थी और सबसे ज्यादा इनकी शाखाएं थी ढाका के अंदर। अनुशीलन समिति की सबसे ज्यादा शाखाएं कहाँ थी? ढाका में थी। अरविंद घोष ने जो समाचार पत्र था, कौन से समाचार पत्र के माध्यम से? वंदे मातरम के माध्यम से। भूपेंद्र नाथ ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से? युगांतर के माध्यम से। और इसने संध्या समाचार पत्र के माध्यम से। एक बार क्या होता है, युगांतर समाचार पत्र में भूपेंद्र नाथ दत्त लिखते हैं बारिसाल के अंदर, बारिसाल एक जगह है, वहां पर बारिसाल में लाठी प्रकरण होता है, यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का दमन किया जाता है। तो ये लिखता है इसमें कि अंग्रेजों के दमन को देखते हुए इसने अपने समाचार पत्र में लिखा कि भारतीय 30 करोड़ व्यक्ति हैं, 20 करोड़ व्यक्ति अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाएं, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए, इसने लिखा। अब जो इनका अखबार है कि ताकत का मुकाबला हमें किससे करना है? ताकत से करना है। और इसी से एक आगे एक समिति बन जाती है, युगांतर समिति। ठीक है, युगांतर समिति यही स्थापित करते हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर बारिंदर घोष भी सम्मिलित रहते हैं और बारिंदर घोष इसमें 2 व्यक्तियों को और इसके सदस्य रहते हैं। एक है प्रफुल्ल चाकी और एक व्यक्ति है खुदीराम बोस। ठीक है, ये भी इस समिति के यानी युगांतर जो अखबार है उसी से एक समिति बन गई है, युगांतर समिति। और मुख्य कर्ता धर्ता इसके बारिंदर घोष रहते हैं और 2 व्यक्ति और सदस्य हैं इसके। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, बालक है अभी ये, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नाम सुना होगा आपने इनका, ये भी इनके साथ में हो जाते हैं। और एक व्यक्ति और आता है यहाँ पर, किंग्सफोर्ड, अंग्रेज है किंग्सफोर्ड। इस समय ये मुजफ्फरनगर, एक तो देखो यूपी में भी है, लेकिन ये बंगाल वाले की बात कर रहे हैं हम। वेस्ट बंगाल में एक मुजफ्फरनगर है, वहां का ये व्यक्ति डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। कहते हैं कि भारतीयों के प्रति इसकी दुर्व्यवहार हमेशा रहती थी किंग्सफोर्ड की। तो इसे प्रमोट कर दिया गया न्यायाधीश के रूप में कि आज से आपको हम न्यायाधीश पढ़ाते हैं। पहले से ही भारतीयों के प्रति क्रूर था ये। अब भारतीयों ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति न्यायाधीश बन गया तो हमारे लिए तो न्याय पाना बहुत ही असंभव हो जाएगा। तो इनकी फिर हत्या की योजना बनाते हैं, तो इसको मार देंगे। तो ये 2 व्यक्ति कहते हैं कि हम ये अपने हाथ में लेते हैं, इसको हम सटा देंगे, है ना। तो इसको मारने की योजना बनाते हैं, दोनों जाते हैं और ये एक बग्घी में जा रहा होता है। बग्घी जानते हैं ना, बग्घी में ये जा रहा था और एक भारत का हितैषी भी था उस बग्घी में, उसका नाम था केनेडी। भारत के जो भी विचार हैं, भारतीय जनता को इनके विचार बहुत ठीक लगते थे, भारतीयता का समर्थन करता था ये व्यक्ति भारतीयता का समर्थक था। अब ये दोनों बम फेंकते हैं, लेकिन इसकी पत्नी और पुत्री इस विस्फोट में मारी जाती है, ये बच जाता है। अब बच जाएगा तो पहले से ही क्रूर था, छोड़ेगा ये इनको? नहीं छोड़ना था। फिर नाकाबंदी की जाती है और इन दोनों को घेर लिया जाता है। ये घटना देखो है अप्रैल 1908 की। इनको घेर लिया जाता है दोनों को, और ये व्यक्ति तो देखो क्या करता है, घबरा जाता है इस चीज से कि भाई पता नहीं है कैसी ये यातनाएं देगा, ये व्यक्ति तो पहले से ही दूर है ना। तो यातनाओं के डर से ये व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यानी चंद्रशेखर आजाद से पहले स्वयं को शूट करने वाला यही व्यक्ति था, यानी खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और 1911 के अंदर, उस समय भी इसकी उम्र 18 वर्ष की हुई थी देखो, यानी 18 वर्ष के होने के सबसे जवान अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी गई तो वो व्यक्ति था खुदीराम बोस। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, एक व्यक्ति है रास बिहारी बोस, उसको देखेंगे हम। पंजाब में किस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, तो पंजाब में देखो एक व्यक्ति है जोगिंद्र मोहन चटर्जी।
ये शुरुआत करते हैं, सबसे पहला संगठन बनाते हैं यहाँ पर जाकर भारत माता सेवा समिति, ये यहाँ पर गठन करते हैं। इसके बाद में इसको देखो इस प्रकार से बंगाल में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तो अंग्रेजों को लगा कि देखो इनको दमन करने में अपने को इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो इनको अपन पहले से ही हम रोक देंगे, यहाँ पर करने नहीं देंगे। और ये यहाँ पर मुख्य रूप से क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि एक तो यहाँ पर अकाल पड़ गया, फिर भी यहाँ जो अंग्रेज सरकार है उसने सिंचाई कर लगा दिया, पहले से अकाल है और सिंचाई का रोड दे कहां से दें हम, और भू राजस्व व्यवस्था तो इसके लिए जिम्मेदार थी ही। इसके कारण यहाँ पर ये इस प्रकार का विद्रोह होता है पंजाब के अंदर। ये व्यक्ति है। इसके बाद में देखो कई व्यक्ति और आते हैं, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, ये व्यक्ति भी पंजाब में, यानी इन सभी को हम वहां पर गदर पार्टी को बीच में छोड़ दिया। गदर पार्टी का मुख्य रूप से केंद्र ही पंजाब था, ठीक है। और यहां से फिर कहते हैं आगे चलकर एक व्यक्ति आएंगे, अमित चंद्र 1908 के अंदर पंजाब में गतिविधियों का, यानी कहते हैं कि अजीत सिंह और जो लाला लाजपत राय है इनको गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। यानी हमें यहाँ किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करने देनी है, तो इनको यहाँ भेज दिया और ये व्यक्ति विदेश चले जाते हैं। विदेश में अपन देखेंगे अभी कहाँ विदेश जाते हैं, कौन बचा, फिर कोई नहीं बचा। तो फिर ये व्यक्ति आता है और 1-2 साल तो इसको ऐसे लग जाते हैं, ये संगठन को संभालता है और आगे की घटना को ये अंजाम देगा। 1911 में रास बिहारी बोस की हम बात करते हैं। देखो दिसंबर 1911 की बात है। देखो 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे जब राजनीतिक आंदोलन में हम चलेंगे, अभी क्रांतिकारी आंदोलन में है। बंगाल विभाजन कर दिया, लेकिन अंग्रेजों को कहीं कहीं लगा कि ये हमारे लिए भी हितकर नहीं है। तो यहाँ के जो सम्राट थे इंग्लैंड के, जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी थी मेरी, ये अपनी पत्नी के साथ में भारत आते हैं। जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ में दिसंबर 1911 में भारत आते हैं और 12 दिसंबर को ये घोषणा करते हैं, ठीक है, कि एक तो बंगाल विभाजन क्या कर दिया जाएगा जी, रद्द कर देंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कलकत्ता अभी की राजधानी थी अब तक, और वो क्या कर दी जाएगी जी अब से, दिल्ली। इसलिए कर दी जाएगी कि अब तक हम जो भी राजधानियां देखते हैं वो लगभग केंद्र में रहती। अब देखो यहाँ इधर कलकत्ता है और यहाँ लाहौर आने में, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दिल्ली यहाँ बीच में, यहाँ नीचे हम मद्रास जाएं या फिर बंबई जाएं, यहाँ से जाएं तो कम समय लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए ये अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ कर दिए, कलकत्ता से दिल्ली। तो ये 2 घोषणा कर दी। अब देखो राजधानी परिवर्तन करने में इतना आसान तो है नहीं कि कह दिया कहते हो जाएगी, है ना। तो पूरा अमला जमला जो भी है उसको वहां पर शिफ्ट करना पड़ता है, चाहे सेना है, पुलिस है, हर दफ्तर है, हर दफ्तर को शिफ्ट करने में 1 साल लग जाता है। और ये कहते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को राजधानी क्या हो जाती है जी, दिल्ली हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर लॉर्ड हॉर्डिंग जो है वो भारत का वायसराय था। कौन है, लॉर्ड हार्डिंग, और ये था सेकंड। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं हार्डिंग फर्स्ट के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इस समय भारत का वायसराय था और ये अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में कलकत्ता से चलता है और कहां पहुंचता है, दिल्ली। और ये सोच रहे थे क्रांतिकारी, मुख्य रूप से रास बिहारी बोस सोच रहे थे कि जी ये आएगा कार में, लेकिन ये आ गया हाथी के ऊपर, यानी हाथी एक जुलूस के रूप में अपने पूरे जो शाही लाव लश्कर है उसके साथ में ये दिल्ली प्रवेश करता है।
अब देखो रास बिहारी बोस को हम देखते हैं यहाँ पर। रास बिहारी बोस, इससे पहले एक अलीपुर षड्यंत्र केस होता है, उसमें नजर में आ जाता है, और नजर में आने के बाद में ये कलकत्ता से कहाँ चला जाता है, कलकत्ता से देखो बंगाल से इसको आउट कर दिया हमने, बंगाल से ये देहरादून चला जाता है, देहरादून चला गया ये। और देहरादून में है क्या, फॉरेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, रिजर्वेशन का इंस्टीट्यूट, यानी वनों से संबंधित वन संरक्षण संस्था है यहाँ पर, तो उसमें ये क्लर्क के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, क्रांतिकारियों की मदद करना, अपने देश को आजाद करना, किसी भी तरीके से आजाद करवाना है। इनका मकसद है, रास बिहारी बोस का मकसद है। तो रास बिहारी बोस यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। अब ये क्या, देखो पहले तो इसने, देखो ये जो व्यक्ति है इसकी बम बनाने में भी बड़ी रुचि थी कि बम ये खुद ही बनाता था, यानी रसायन विज्ञान का बड़ा ज्ञाता था ये। बम इसने बना लिया, लेकिन इसने कहा कि कार से वो आ रहा है, इसने पहले सोचा तो मैं फेंक दूंगा बम, अपने को स्वयं को इसने सोच लिया कि इसके ऊपर बम नहीं फेंकूंगा, लेकिन ये कार से नहीं आया, ये आ गया किस पर, हाथी पर। हाथी पर आ गया तो इसके दो नौकर थे, एक बसंत विश्वास, एक है मनमत विश्वास, ठीक है, ये दो नौकर थे। ये जो व्यक्ति था बसंत विश्वास, ये बहुत ही हष्ट-पुष्ट था, लंबाई भी खूब थी इसकी, तो इसको चुना कि भाई अब ये काम तेरा, ठीक है, यानी मैं तो भीड़ में जाऊंगा, मेरे में तो इतना इस प्रकार से दम है नहीं, तू निकल यहाँ से, तो इसको राजी कर लेता है। और ये व्यक्ति वहां पर जाके बम फेंक देता है, लेकिन जो व्यक्ति है, ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड है, ये कहाँ बैठे थे, हाथी पर बैठे थे, तो हाथी को जो चलाता है उसकी तो वहां पर मौत हो जाती है, लेकिन ये व्यक्ति जो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड है, ये हाथी से नीचे गिर जाते हैं। लोगों ने देखा कि भाई उनका भी काम हो गया, लेकिन ये बच जाते हैं, और अगर ये बचेंगे तो फिर इनको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना, तो फिर ये इनके पीछे पड़ना ही है। तो पढ़ना है तो इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, अब देखो कहीं चोरी हो जाती है तो पुलिस थाने वाले जो थानेदार हैं वो क्या करते हैं कि आसपास के चोरों को देखो कौन कौन से चोर हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। इससे पहले एक लाहौर बम कांड हो गया था, और उसमें एक व्यक्ति का नाम आया था अवध बिहारी का, अवध बिहारी का, इसको पकड़ो। यानी बम फेंका है तो कहीं न कहीं बम के लिए ये जिम्मेदार हो सकता है, जिम्मेदार ये कहीं न कहीं था कि नहीं था, इन्होंने तो तुक्का चलाया है, ऐसे ही अंधेरे में तीर मारा है, तो इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। इसके बाद में ये क्या करते हैं, यहां से देखो एक व्यक्ति है, मैं आपको बताता हूं, हेमचंद्र कानून, ये व्यक्ति बम बनाने की पढ़ाई करने के लिए, देखो यही काम करेंगे, ये तो बम बनाना है, बंदूक चलाना है, यही प्रशिक्षण है इनका। तो बम बनाने के लिए ये व्यक्ति पेरिस चला जाता है, और पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से इसका ये प्रशिक्षण लेता है, रूसी से बम बनाने का, और यहां से ये कलकत्ता आ जाता है पूरा प्रशिक्षण लेके। एक जगह है मणितला, और वहां पर ये अपना कारखाना खोल लेता है। अब देखो बम बनाने वाले ढूंढने हैं, एक तो वो वहां पर है, वहां पर छापा मारा इन्होंने, छापा मारा तो यहाँ पर इन्हें 34 लोग मिल गए, ठीक है, और 34 लोगों में 2 व्यक्ति भाई भी थे, बारिंद्र और अरविंद, वो है ना वहां पर अनुशीलन समिति वाले, 2 व्यक्ति इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर प्रमोद मित्रा है, ये इस समिति का अध्यक्ष था। देखो 2 नाम आपको मैं यहाँ पर बहुत बताता हूँ, एक अध्यक्ष और एक ये व्यक्ति अध्यक्ष था, और इसका उपाध्यक्ष था CR
दास, चित्तरंजन दास देशबंधु कहा जाता है इसे। देशबंधु चित्तरंजन दास इसका उपाध्यक्ष था। अब देखो, ये जो बाकी के व्यक्ति हैं बारिंदर और बाकी के सभी को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है, लेकिन जो अरविंद घोष है इसको ये व्यक्ति जो इनका देखो उपाध्यक्ष है सीआर दास, ये बहुत ही जाना माना वकील था और ये अपने दलीलों से कैसे भी करके अरविंद घोष को बाइज्जत बरी करवा लेता है कि इसका तो इसमें कोई हाथ है नहीं। लेकिन जेल में रहते रहते आप कहीं देखो कहानियां इस प्रकार की देखते हो, इसके साथ में भी ऐसा ही होता है कि इसके भाई को आजीवन कारावास दे दिया गया, इसकी आत्मा दुखी हो गई। कहते हैं कि जेल में इसने कृष्ण जी का भी दर्शन कर लिया था, तो ये सन्यास की तरफ अपने आप को मोड़ लेता है। अरविंद जो घोष है यहाँ से जाएगा पांडिचेरी, फिर जैसे इसको आजाद कर दिया जाता है वो अरविंद घोष फिर नहीं रहता जो पहले वाला था गरमदल वाला। कहाँ है अरविंद घोष? ये यहाँ से चला जाएगा जी पांडिचेरी। पांडिचेरी में जाकर एक आश्रम बना लेता है वहां पर और संन्यास ले लेता है। गया काम हो गया इसका। अब देखो यहाँ यानी इसी प्रकार से बम बनाने वाले लोगों को ढूंढते ढूंढते एक राजा बाजार है या राजापुर कहें, वहां पर ये चले जाते हैं। ढूंढना है यानी अभी तक इन्हें पूरा मिला नहीं है पूरा समाचार कि कौन कहां क्या किसके लिए कौन जिम्मेदार है। यहां पहुंच जाते हैं तो इन्हें वो व्यक्ति मिलते हैं अमीर चंद्र। इन्हें यहां से सुराग मिलता है कि इन व्यक्ति का कहीं न कहीं हाथ हो सकता है और इस व्यक्ति का पता चल जाता है यहाँ से, यानी ये मणिकला वगैरह जहां गए वहां से भी इनके बारे में अमीर चंद के बारे में कहीं न कहीं सुराग मिल जाता है। ये दिल्ली के अंदर कहते हैं उसमें कैम्ब्रिज एक स्कूल था, उसमें ये स्कूल टीचर थे और ये और इनका एक पुत्र था दत्तक पुत्र सुल्तान। इन दोनों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया, अमीर चंद और इसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। अब ये दत्तक पुत्र था, इसने अब एक व्यक्ति देखो पहले से ही इन्होंने पकड़ लिया, किसको? बसंत विश्वास को। अब इस कांड के लिए 4 व्यक्ति जिम्मेदार थे, एक तो अमीर चंद, एक ये और एक व्यक्ति है बाल मुकुंद ईसा। इनका कोई ज्यादा नाम कहानियों के अंदर आया नहीं है। इन 4 व्यक्ति के बारे में ये सरकार पता लगा लेती है कि ये इस कांड के लिए जिम्मेदार थे और ये तो है सुल्तान, इसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है और ये सुल्तान पूरी कहानी इनको बता देता है किस प्रकार से ये हुआ है ना। अब आगे देखो, सरकार ये सोचती है कि हो न हो इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी हो सकता है। ये लोग तो मास्टरमाइंड नहीं, वो ढूंढते ढूंढते जैसे ही उनको पता चलता है कि हो न हो इसके पीछे रास बिहारी घोष का हाथ हो सकता है, तो रास बिहारी घोष जो है उनको पहले ही पता चल जाता है और ये यहां से निकले और कहां चले गए? जापान चले गए। सरकार को भी पता चल गया कि जापान चले गए और जापान जाने पर अंग्रेज सरकार ने जापान से अनुरोध किया, अरदास की कि इस व्यक्ति ने हमारे वायसराय को मारने की कोशिश की है तो आप इसे हमें सौंप दीजिए। तो अंग्रेज जो जापान सरकार है वो भी इसके खिलाफ ऐसे ही वारंट जारी कर देती है कि आप इस रास बिहारी घोष को पकड़िए और हमें लौटा दीजिए। लेकिन कहते हैं कि ये देखो पहले आप देखो कहां से कहां गया, कलकत्ता से देहरादून गया, देहरादून से वापस दिल्ली आया, यानी उस घटना को इसने अंजाम दिया उसी वक्त वापस ये देहरादून चला गया कि किसी को शक ही नहीं हो। और देहरादून से ये कहां चला गया? जापान चला गया और जापान में इसने 17 ठिकाने बदले अपने आप को छुपाने के लिए। अपने 17 ठिकाने इसने बदले कि पकड़ न ले कोई, और फिर कालांतर में इसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया कि भाई बाजार में जाए तो कहीं किसी का नजर में आ सकता है, दुकानों में कहीं भी इसने जाना बंद कर दिया। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर ये एक बेकरी में काम करना शुरू कर देता है। बेकरी जानते हो ना, एक बेकरी की दुकान पर काम करना इसने शुरू कर दिया और वहां पर जो भी भारतीय वगैरह थे उनको खाना बना के परोसने का काम ये करना शुरू कर देता है। बाहर इसको निकलना नहीं है। तो अब इसके बाद में देखो इसने काम शुरू कर दिया और काम शुरू करने के बाद में एक दिन क्या होता है कि इससे संबंधित जो भी दस्तावेज थे अंग्रेजी जहाज में उसमें आग लग जाती है। जहाज में
आग लग जाती है, तो अब देखो इससे संबंधित जापान के पास अब कोई दस्तावेज है नहीं, तो जापान इसको फिर क्या कर देता है, फ्री कर देता है कि भाई अब हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, अब इतने दिन तो इसको छुपना था, अब ये क्यों छुपेगा, ठीक है। तो अब ये छिपता नहीं है ना, और नहीं छिपता है तो कि भाई अब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए जीना मरना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास इस बेकरी में ये काम कर रहा था, इस व्यक्ति को कहता है कि भाई अब मैं आपके यहाँ से जाऊं, तो ये व्यक्ति कहते हैं कि इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और कहता है कि आपसे मेरा अनुरोध है, आप हमारे साथ यहाँ इतने दिन रहे हैं तो मेरी पुत्री के साथ में आप विवाह कीजिए। और देखो कहते हैं कि इनके बीच में रासलीला भी रही होगी, पहले हम नहीं कह सकते, रास तो नाम इसके नाम में भी है, रास बिहारी बोस है कि नहीं है, तो इनका विवाह यहाँ पर है इसके साथ में, इस बेकरी वाली की पुत्री के साथ में, जापान का दामाद बन जाता है यहाँ पर, और कोई व्यक्ति सुना नहीं है इस प्रकार से। तो जापान वाले इसको एक उपाधि भी देते हैं, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, कालांतर में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग सन की उपाधि इसे देते हैं। और फिर कहते हैं कि 1925 में इनकी पत्नी की निमोनिया से मृत्यु हो जाती है, इसके इस पत्नी से 2 पुत्र भी होते हैं, लेकिन फिर कहीं न कहीं वही सिद्धार्थ वाली बात आ जाती है, गौतम बुद्ध वाली, बंधन से ये कि बंधन में बंध गया हूं, अब वहां से ये मुक्ति पाने की कोशिश करता है और यहाँ से ये निकलता है। देखो जापान में है ये अभी, और जापान के अंडर में उस समय थाईलैंड भी था, यानी थाईलैंड पर किसका अधिकार था, जापान का अधिकार था। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये वहां पर चला जाता है, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उस सम्मेलन में सिर्फ हम रास बिहारी बोस की बात कर रहे हैं, उस टॉपिक से हम थोड़ा सा भटक गए हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी भी इसमें थोड़े से आएंगे और सुभाष चंद्र बोस को हम पढ़ेंगे आगे चलकर। बैंकॉक में एक समिति बनती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक व्यक्ति है INA, जिसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह, इंडियन नेशनल आर्मी, लिखने की जरूरत है, INA का मतलब है इंडियन नेशनल आर्मी, लिख देता हूं मैं, इंडियन नेशनल आर्मी, इसने ये गठित की थी। और ये जो आर्मी है, इस सम्मेलन जो बैंकॉक में आयोजित किया गया था, जो इसकी यहाँ पर समिति बढ़ती है, इसके अंदर ये व्यक्ति आते हैं रास बिहारी बोस, और इन्होंने स्थापित की हुई है भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन सा नाम उचित है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इस वाले जो INA है, इसका विलय इसमें कर दिया जाता है, और इसका अध्यक्ष कौन बन जाता है जी, हाँ इसी को बनाना है, बॉस को बनाना है, इसका अध्यक्ष बॉस बन जाता है, ठीक है। फिर देखो अब इसी प्रकार की परिस्थिति देखते हैं ये सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस इस प्रकार से देश बदलते हुए अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी में पहुंच गए, ठीक है। क्यों पहुंच गए हैं वो अपन सुभाष चंद्र बोस के टॉपिक में देखेंगे कि भाई हो ना हो, अब हमें अपनी जो ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है, इसमें हम सुभाष चंद्र बोस को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भारत के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, तो ये आमंत्रित करते हैं और वहां पर दूसरा एक सम्मेलन बुलाते हैं, और उसमें जो ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है, इसका जो भी जिम्मा है वो किसको सौंप देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, कि भाई मैं तो अब बीमार हूँ, कुछ समय बाद में बीमार हो जाते हैं और इन्हें शल्य चिकित्सा के लिए अलग जाना पड़ता है, तो आप इसकी जिम्मेदारी आप संभालिए। तो इस प्रकार से है रास बिहारी बोस। और दिल्ली षड्यंत्र केस अपन ने देख लिया, ये जो है रास बिहारी बोस वाला जो केस है, उसको हम नाम देंगे दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है। 1900
11 और ये जिस तारीख को होता है वो तारीख है 23 दिसंबर 1912। 11 में जॉर्ज पंचम मेरी के साथ आए हैं और 12 में दिल्ली षड्यंत्र केस होता है और इन व्यक्तियों को तो 2-4 व्यक्ति हैं, इनको पकड़ के मृत्युदंड दे दिया जाता है और ये व्यक्ति मार लेते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के साथ ही क्रांतिकारी भाग 2 यहीं समाप्त होता है।